हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। सभी को सबसे पहले जय सिया राम, राम राम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गोली दर्पणों से बनने वाली परिभाषाएं। मतलब कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ठीक है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस तल क्या होता है। तो सारी चीजों को हम एक एक पे इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, दर्पण का द्वारक, देखिए दर्पण का क्या द्वारक क्या होता है। गोली दर्पण का जो परावर्तक तल का व्यास होता है उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। मान लो कि हमारा कोई अवतल दर्पण है जिसके बाहरी भाग पर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। ठीक है, इसके बाहरी भाग पर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन लिखता हूं मैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे मतलब बच्चों चित्र में M1 M2 गोलीय दर्पण का द्वारक है। ठीक है बच्चों, तो दर्पण क्या होता है, द्वारक क्या होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में M1 और M2, चित्र में M1 और M2 गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है बच्चों, द्वारक क्लियर हो गया। अब अगली बात करते हैं हम दर्पण का पोल, मतलब ध्रुव क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो बच्चों, बात करते हैं हम किसकी, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव पोल। ठीक है, तो बच्चों गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे बच्चों, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल P से। तो बच्चों गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव
कहते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम किसकी, बच्चों बात करते हैं प्रकाशित वक्रता केंद्र की। तो बच्चों वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण जिस कांच की खोखले गोले के केंद्र में से बनाया जाता है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले के केंद्र में से बनाया जाता है, तो उसके ही केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्योंकि जो गोली दर्पण होता है वो कैसा होता है, वक्र के रूप में होता है कि नहीं, और वक्र मतलब वृत्त, वृत्त कैसा होता है, गोल वृत्त के अंदर कोई ना कोई केंद्र होता है। ऐसे जो गोली दर्पण होता है वो कांच की खोखले गोले में से होता है, तो उसके ही केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो चित्र बोर्ड पर देखो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं रख करता हूँ। अब बच्चे बात करते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, देखिए गोली दर्पण जिस गोली दर्पण कांच के जिस गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले में से बना होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले में से बना होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया। मतलब गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले में से बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम किसकी, वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या ही वही होती है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले में से बना होता है उसकी ही त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक की बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हम किसकी, वक्रता त्रिज्या की। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वही डेफिनेशन होगी, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले में से बना होता है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले में से बना होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है बच्चों, कि वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
वक्रता केंद्र C से ध्रुव P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। या तो फिर वक्रता केंद्र C से ध्रुव P तक की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर हुआ वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। किसकी? मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो देखिए बच्चों, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों? वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों? वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष होता है वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वक्रता मुख्य अक्ष की बात करते हैं। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन लिखो। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, वक्रता केंद्र C ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में PC मुख्य अक्ष है। ठीक है, चित्र में PC मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में PC क्या है? एक मुख्य अक्ष है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस, तो बच्चों मुख्य फोकस क्या होता है? चित्र से समझते हैं हम। मुख्य फोकस क्या होता है जी? मान लो कि हमारे को अतुल दर्पण है, M1 M2। अब हमने देखो बच्चों मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पढ़ लिया, तो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो हमारी प्रकाश किरण चल रही है, ठीक है, दर्पण से टकराएगी, उसके बाद क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। तो F हमारा यहाँ पर क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चे बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य फोकस बच्चों हमारा ये हो गया। ठीक है, मुख्य फोकस ये हो गया। तो मुख्य फोकस एफ से लेके ध्रुव पी तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो, मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चे मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं फोकस तल की। फोकस तल क्या होता है? ठीक है, इसको रख करो। तो बच्चों फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के कैसा हो? लंबवत हो। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं हम फोकस तल की। फोकस तल तो बच्चों वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, उस तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फोकस तल क्या होता है? वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, उस तल को फोकस तल कहते हैं। जैसे कि ये वाला तल,
फोकस से होकर जा रहा है और मुख्य अक्ष की कैसा है, लंबवत है। तो इस तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक जना चले जाओ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो ये पेपर में तो इसमें जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मतलब 4 नंबर का मतलब जरूर पूछा जाता है इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसकी 6 कंडीशन होती है। ठीक है, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं या फिर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखते हैं या फिर बिंदु पर रखते हैं, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं और एफ और ध्रुव पी के बीच में रखते हैं। तो ऐसे मतलब कुल मिलाकर 6 कंडीशन है और 6 कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती है और न्यूमेरिकल में तो बहुत ही मतलब हेल्प करती है। जो किरण आरेख न्यूमेरिकल्स में बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले इसके लिए हम हेडिंग डालते हैं, सब हेडिंग डालते हैं। मेन हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो पहली कंडीशन की बात करते हैं हम। जब वस्तु अनंत पर हो या फिर अनंत पर रखी हो, अनंत पर। ठीक है, तो पहले में एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा जो एक अवतल दर्पण हो गया M1 और M2। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया M1 और M2। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि ये वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो बच्चों जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, कहाँ पर रखी होती है, अनंत पर रखी होती है। तो जब ये अनंत वाली कंडीशन होती है तो अनंत के लिए क्या होता है, जब अनंत से जब वस्तु से किरणें चलती हैं वो मुख्य अक्ष की कैसे चलती हैं, समांतर चलती हैं। ठीक है, वस्तु से 2 किरणें चलती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो मान लो कि एक किरण ये चल रही, ठीक है, और एक किरण ये चल रही, दोनों मुख्य अक्ष की कैसी हैं, समांतर है। दोनों का दर्पण से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन हो गया। तो इसका परावर्तन तो ये हो गया और इस वाली किरण का परावर्तन ये हो गया। तो मैंने आपको प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या बताई थी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण या फिर जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो मान लो कि इन्फानाइट पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, इन्फानाइट पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो वस्तु से 2 किरणें चलती हैं, वो कहाँ पर मिल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं। तो ये किरणें कहाँ पर मिल रही है, मुख्य फोकस एफ पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब जो बनना है वो मुख्य फोकस एफ पर बनना है। कैसा बनना है, छोटा बनना है और कैसा है, बिंदुपत, मतलब बिंदुवत बनना है, बहुत ही छोटा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य फोकस एफ पर काट रही है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनना है कैसा, बहुत ही छोटा बनना है, बिंदुवत बनना है। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हम वास्तव में मिल रही हो। वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जितने भी वो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो वस्तु मान लो कि जो एवी है, वस्तु एवी का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस एफ पर बनेगा, बिंदुवत बनेगा। तो बच्चों इसकी स्थिति लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, स्थिति। स्थिति का मतलब कहाँ पर बनना है, मुख्य फोकस एफ पर, मुख्य फोकस एफ पर, मुख्य फोकस
एफ पर। ठीक है, अगर बच्चों हम इसकी आकार की बात करते हैं तो आकार कैसा होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा बिंदुवत। कैसा होगा, बहुत छोटा बिंदुवत। अगर बच्चों हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति की, तो प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है, छोटा बनता है, बिंदुवत बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। ठीक है बच्चों, अब हम अगली कंडीशन की बात करते हैं। अब मान लो कि पहले वस्तु अब कहां पर आ गई थी हमारी, अनंत पर की। अब वस्तु कहां पर आ जाएगी, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। मान लो कि वक्रता केंद्र सी हो गया जी और इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, वक्रता केंद्र सी हो गया। ये कोई वस्तु रखी हुई है, जो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो वस्तु से दो किरणें चलती हैं बच्चों, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और एक वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है वो मतलब उसी पथ से जाती है, उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, मतलब उसी मार्ग से जाएगी और उसी पर लौट आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलती है वो मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस एफ। और एक किरण बच्चों कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। दूसरी वाली किरण बच्चों को कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। तो किरणें जब वास्तव में काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। तो मान लो कि ये कोई वस्तु हो गई ए बी, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी। तो यहाँ पर काट रही है तो यहीं पर क्या बन गया बच्चों, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो एरो ये नीचे की ओर लग रहा है तो ये एरो ऊपर की ओर है। ये वस्तु कैसी है, बड़ी है, ये वस्तु कैसी है, छोटी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो स्थिति क्या होगी बच्चों, इसकी स्थिति होगी सी व एफ के बीच, एफ के बीच में। ठीक है, आकार कैसा होगा बच्चों, आकार होगा छोटा। कैसा होगा बच्चों, छोटा होगा। और प्रकृति कैसी होगी बच्चों, वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। कंडीशन कौन सी है, कंडीशन लिखी है, एक कंडीशन में लिख देता हूं। दूसरी कंडीशन है, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में रखी हो। कंडीशन दूसरी। ठीक है बच्चों, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश। इसको रख करो। अब देखो बच्चों, वस्तु जो अब अनंत और सी के बीच में, वस्तु कहां पर आएगी, वक्रता केंद्र सी पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पहले अवतल दर्पण बनाएंगे।
ठीक है बच्चों, कंडीशन नंबर कौन सी है? थर्ड है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, ठीक है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो। तो बच्चों वक्रता केंद्र बनाने के लिए हमारी मतलब जो मुख्य फोकस F और मुख्य फोकस F से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों दूरियां कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है फोकस दूरी कैसी होती है? दोगुनी होती है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा कोई वक्रता केंद्र C हो गया, यहाँ पर कोई वस्तु लगी हुई है, ठीक है, ये भी वस्तु लगी हुई है AB, इससे दो किरणें चलेंगी, ठीक है। एक किरण मुख्य फोकस F से उठ जाएगी, ठीक है। अब ये दूसरी वाली किरण वो मुख्य किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखी है वस्तु, तो वक्रता केंद्र से होकर के जा नहीं सकती है, तो वो कहां से जाएगी बच्चों? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो उसे यहाँ पर काटेगी, ठीक है। तो मान लो बच्चों ये कोई वस्तु रखी है AB, ठीक है, उसका प्रतिबिंब क्या हो गया बच्चों? A' और B'। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? जो वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी होती है, ठीक है, जो वस्तु कहां पर रखी होती है? वक्रता केंद्र C पर रखी होती है, ठीक है, ठीक है। जो वस्तु कहां पर रखी होती है? वक्रता केंद्र C पर रखी होती है, ठीक है। उससे दो किरणें चलती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, वो मुख्य फोकस F से होके जाती है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस F है, ठीक है, क्या है ये? मुख्य फोकस F है। तो अब ये किरणें जो कहां पर काट रही है? यहाँ पर दोनों काट रही है, तो वहीं पर क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या हो गया? A' B'। कहां पर बनना है? वक्रता केंद्र C पर ही बनना है। ये हमारा अनंत हो गया। कैसा बनना है? वस्तु के बराबर बनना है, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा हमारा क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, हम इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी बच्चों? वक्रता केंद्र C पर, ठीक है, वक्रता केंद्र C पर आकार कैसा होगा बच्चों? आकार होगा वस्तु के बराबर। आकार कैसा होगा बच्चों? वस्तु के बराबर होगा। और प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी और उल्टा होगी, मतलब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के वस्तु के बराबर बनेगा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा, या फिर उल्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन हो गई। अब कंडीशन नंबर 4 की बात करते हैं। वस्तु कहाँ आएगी? वक्रता केंद्र C और F के बीच में आएगी। किसके बीच में? वक्रता केंद्र C और F के बीच में, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं। बच्चों कंडीशन नंबर 4 है।
जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखी हो। ये M1 M2 तो दर्पण हो गया। ध्रुव P हो गया। मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये मान लो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। मान लो कि मेरी ये कोई वस्तु लगी हुई है AB, ठीक है। वक्रता केंद्र C, ठीक है, ये हो गया। एक किरण होकर ऐसे चलेगी और एक किरण ऐसे चलेगी, ठीक है। तो वस्तु AB हो गई, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो मुख्य फोकस F होता है। तो ये मेरा क्या है, मुख्य फोकस F हो गया। तो ये वाली किरण मतलब यहाँ पर काट रही है या नहीं, यहाँ पर काट रही है, तो वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या हो गया, A डैश B डैश। कैसा है बच्चों, उल्टा है। किसके बीच में बनना है, अनंत और C के बीच में बनना है। तो इसकी जो स्थिति होगी बच्चों, वो स्थिति होगी अनंत व C के बीच में। स्थिति हो गई अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच में, ठीक है। बच्चों अगर आकार की बात करें, हम आकार की बात करें, किसकी, आकार की, तो आकार अब कैसा है, वस्तु से बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा, ठीक है। अगर बच्चों हम किसकी बात करें, प्रकृति की, तो प्रकृति में प्रतिबिंब कैसा, उल्टा उल्टा हो तो वास्तविक होगा। प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसी भी वास्तविक और उल्टा, ठीक है बच्चों। अब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। अब अगली वाली कंडीशन हो गया, वस्तु वक्रता केंद्र और C अनंत के बीच में। तो अब जो वस्तु होगी वो किस पर आ जाएगी, मुख्य फोकस F पर, ठीक है बच्चों। इसको मैं अब रब करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। कंडीशन नंबर 5 देखो बच्चों, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हो, ठीक है बच्चों। जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हो, तो पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। M1 M2, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस F यहाँ मान लो, ठीक है। तो दो किरणें चलेंगी, ठीक है। जिसमें हमारी वस्तु लगी हुई है A B, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य फोकस F से होकर जाती है कि नहीं बच्चों। तो ये वाली किरण हमारी मुख्य फोकस F से होकर जा रही है, ठीक है। अभी दूसरी किरण जाती है, वो कहाँ से जाती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। कहाँ से जाती है बच्चों, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है।
है, तो ये वक्रता केंद्र सी हो गया। तो ये उस पथ पे जाती है, उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है, तो अब ये किरणें कैसी चल रही है बच्चों, समांतर चल रही है। कैसी चल रही है, समांतर चल रही है। तो ऐसा मानते हैं कि समांतर किरणें होती है वो कहां पर जाकर मिलती है, अनंत पर जाकर मिलती है। तो इस वाली कंडीशन में, 5 वाली कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है बच्चों, अनंत पर। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो, इधर वाली साइड में सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे। ठीक है, तो ये भी प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इधर की ओर सारे कैसे बन रहे थे, बड़े बन रहे थे। ठीक है, तो स्थिति की बात करें बच्चों, स्थिति होगी मुख्य फोकस एफ पर, सॉरी, जो स्थिति होगी अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। आकार कैसा होगा बच्चों, आकार कैसा होगा, आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। जब वस्तु एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम छठवीं कंडीशन की, जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखी हो। वेरी बच्चों, हम जो अगली कंडीशन की बात करते हैं वो होती है जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में रखी हो। ठीक है, तो ये कंडीशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो छठवीं कंडीशन है, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच में रखी हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के दूसरी ओर बनता है, सीधा होता है। ठीक है, तो पहले हम एक दर्पण बनाते हैं। M1 MP एक अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, ये इसका मुख्य क्या हो गया, ध्रुव P हो गया। ठीक है, ये वक्रता केंद्र अभी नहीं, देखो पहले यहाँ पे एक वस्तु रख लो। ठीक है, वस्तु रख लो जो मुख्य। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा मुख्य फोकस एफ हो गया। ठीक है, ए बी जो हमारी की वस्तु रखी है। दूसरी जो किरण आएगी वो कहां से आएगी, ये मुख्य फोकस एफ हो गया। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया। मतलब ये इस पत्ते आएगी, इसी पर क्या हो जाएगी, वापस हुए। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य फोकस एफ से होकर जा रही है, कोई वस्तु ए भी हो गई। ठीक है, अब देखो ये वाली जो किरणें जो इधर की ओर जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे, मतलब ये इधर जाके कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनकी बीच की दूरी हमेशा, मतलब दोनों एक ऊपर की ओर जा रही है और एक नीचे की ओर आ रही है, तो ये मिलेंगी नहीं। तो इन किरणों के साथ क्या करते हैं, मैंने पीछे की ओर बढ़ाते हैं जबरदस्ती से।
पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर काटती हैं, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश। कैसा बनता है, सीधा बनता है, आवासी बनता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है। तो बच्चों स्थिति हो गई, स्थिति हो गई, स्थिति होगी बच्चों दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे या फिर दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे। आकार हो गया बच्चों वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति हो गई, प्रकृति हो गई आवासी सीधा। तो कैसी होगी, आवासी और सीधा। तो बच्चों ये कंडीशन है वो कैसी है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंडीशन, मतलब इंपोर्टेंट, पेपर में मतलब हर बार पूछा जाता है। जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आवासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपकी जो कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में डालें। जय हिंद, वंदे मातरम।